Hi students, good morning everyone. Ramkani is here and we study about electrostatics, स्थिर वैद्युतिकी। सबसे पहले आवेश। आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जो उस पदार्थ में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उनके प्रभाव का अनुभव करता है। क्या करता है? वेक्टर ई तथा वेक्टर बी या तो उत्पन्न करता है और उनके प्रभाव का अनुभव करता है। कुल मिलाकर के अपन ऐसा कह सकते हैं कि आवेश है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के दो कार्य तो ये करता है और दो उनके प्रभाव को अनुभव करने के करता है। तो कुल मिलाकर के आवेश चार कार्य करता है। आवेश को अपन स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से लिखते हैं। तो ये राशि हुई कैसी? अदिश। इसका ऐसा जो मात्रक है वो हुआ कूलाम सी और इसका जो विमीय सूत्र हुआ वो A1 T1। इसके अलावा ऐसा मात्रक के अलावा ये इसका ऐसा ही मात्रक है। इसके अलावा इसके और मात्रक भी हैं, जैसे 1 कूलाम, 10 कूलाम, 96,500 कूलाम। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे ही इनको याद रखें। 1 कूलाम बराबर है 3 × 10⁹ ESU। ESU को कहा जाता है स्टेट कूलाम। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको कहा जाता है स्टेट कूलाम। ये आवेश का CGS मात्रक है। कौन सा मात्रक है? CGS मात्रक है। 10 कूलाम बराबर है 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 96,500 कूलाम बराबर है 1 फैराडे। तो यह आवेश के बारे में मुख्य बिंदु है। अब अपन को देखना है कि कोई भी वस्तु पर जो आवेश है वो किस प्रकार से आता है। तो अपने पास यहाँ पर देखते हैं कि जो वस्तु हैं वो दो प्रकार की होती हैं। वस्तु को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। दो पार्ट्स में कैसे? एक वस्तु होती है उदासीन और दूसरी वस्तु होती है आवेशित। जो उदासीन वस्तु होती है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल्स टू कुल प्रोटॉनों की संख्या के। आवेशित वस्तु में ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये कंडीशन फेल होती है तो या तो ये ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश ज़्यादा होता है, तो ये वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। ऋणावेशित में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन पर होता है धनावेश, तो धनावेशित वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्लियर है कि ऋणावेश ज़्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वस्तु ऋणावेशित, और धनावेश मतलब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो वस्तु धनावेशित। किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही चेंज होती है, कभी भी प्रोटॉनों की संख्या चेंज नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज कैसे हो सकती है? तो कभी जैसे मान लो कोई वस्तु में 10 ही इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है। अब वस्तु में इलेक्ट्रॉन यदि अपन को बढ़ाने हैं तो वस्तु के इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? ग्रहण करेगी। तो ऋणावेशित वस्तु कब बनेगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। और धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या घटानी है तो घटेंगे कैसे? वो इलेक्ट्रॉन खो करके या इलेक्ट्रॉन त्याग कर। तो जो ऋणावेशित वस्तु है
उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे और धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। मान लीजिएगा प्रारंभ में इस उदासीन वस्तु का द्रव्यमान है m, ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। जब बढ़ती है तो कुछ द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के साथ आ जाता है, तो ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान तो बढ़ जाएगा, तो m डैश इज ग्रेटर देन m, और धनावेशित वस्तु है उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम, तो m डबल डैश इज लेस देन m। थोड़ा सा द्रव्यमान उदासीन वस्तु की तुलना में ज़्यादा होता है, इसका द्रव्यमान थोड़ा सा उदासीन वस्तु की तुलना में कम होता है। इस प्रकार से धनावेशित और ऋणावेशित वस्तुएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंसेप्ट अपन परमाणु से समझ सकते हैं। इस प्रकार से ये एक परमाणु है जिसमें नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से वृत्ताकार कक्षाओं में। न्यूट्रॉन उदासीन है, उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है। तो अपन उदासीन वस्तु में देख रहे हैं कि जितना ऋणावेश है उतना ही धनावेश है। ऋणावेश केवल वर्ताकार कक्षाओं में विभाजित है, जबकि धनावेश नाभिक में एक जगह संकेंद्रित रहता है। तो अपन इसको इस प्रकार से किसी परमाणु को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जेड ए। तो ये जेड है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को निरूपित करता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को केवल तभी बताएगा जब वस्तु उदासीन हो। और ये परमाणु द्रव्यमान क्या बताता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब अपन देखेंगे किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार से किया जा सकता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों को किसी वस्तु में जोड़ा कैसे जा सकता है, या इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कैसे किया जा सकता है, त्यागा कैसे जा सकता है, इसके कौन कौन से तरीके हैं। तो आवेशित करने के तरीके, आवेशन के प्रकार, पहला है घर्षण द्वारा, दूसरा है प्रेरण द्वारा, और तीसरा है चालन द्वारा। घर्षण द्वारा, इस प्रकार के आवेशन में क्या किया जाता है कि दो उदासीन वस्तुएं होती हैं, उनको आपस में घर्षण करवाया जाता है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं वो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती है, और दूसरी वस्तु उतने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है। तो जो त्याग करती है उसके ऊपर धनावेश, और जो ग्रहण करती है उसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है। प्रारंभ में खास बात क्या है इसकी, प्रारंभ में दोनों वस्तुएं वो उदासीन होती हैं। घर्षण करने के बाद में अंत में एक वस्तु पर धनावेश तथा दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणावेश, एक वस्तु पर जितना धनावेश होता है दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणावेश होता है। प्रेरण का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ होता है बिना स्पर्श किए। वस्तु को बिना स्पर्श किए भी आवेशित किया जा सकता है। प्रारंभ में इसमें खास बात क्या रहेगी, एक वस्तु उदासीन और दूसरी वस्तु है वो आवेशित रहेगी, और ये पॉइंट आएगा इसमें सेम। अंत में क्या होगा, एक पर प्लस क्यों आवेश आ जाएगा और एक पर माइनस क्यों आवेश आ जाएगा, प्रकृति में विपरीत और परिमाण में समान। चालन द्वारा, चालन में ये पॉइंट तो रहेगा सेम, मतलब एक वस्तु उदासीन होगी और दूसरी वस्तु आवेशित होगी। अंत में ये पॉइंट चेंज हो जाएगा,
ये पॉइंट समझने लायक है। यहाँ पर अंत में ये चेंज हो जाएगा, क्या होगा, दोनों वस्तुओं पर या तो प्लस होगा और या माइनस, मतलब प्रकृति समान रहेगी। दोनों वस्तुओं पर या तो प्लस ही होगा या दोनों वस्तुओं पर माइनस ही होगा, प्रकृति समान। परिमाण की क्या कंडीशन होगी, परिमाण समान भी हो सकता है और या अलग अलग भी हो सकता है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है, इन दोनों में कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए देखें, इस प्रकार से अपने पास दो गोले, इसके ऊपर यह आवेश है, इसकी त्रिज्या आर है और चार्ज है क्यू है। ये दूसरा उदासीन चालक गोला है जिसकी त्रिज्या है आर बी और इसके ऊपर आवेश है 0 प्रारंभ में। अपन ने दोनों को स्पर्श किया, स्पर्श करने पर इनमें आवेश का स्थानांतरण होगा, ये प्लस क्यू उधर भी ट्रांसफर होगा, तो इसका आवेश कम होगा और इसका आवेश बढ़ेगा। अंत में पहले गोले और दूसरे गोले पर आवेश का मान, परिमाण क्या होगा, ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा इसमें, तो क्यू ए डैश इक्वल्स टू आर ए बट्टा आर ए प्लस आर बी इंटू क्यू। इसी प्रकार से क्यू बी डैश इक्वल्स टू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी इंटू क्यू। अपने यहाँ पर एक परिमाण रखा है क्यू, वो है दोनों की प्रारंभिक वैल्यू, जहाँ क्यू बराबर है क्यू ए प्लस क्यू बी। दोनों को स्पर्श करने से पहले कुल आवेश का मान अपन को यहाँ पर पुट करना है। इस प्रकार से इन दोनों फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करके अपन बाद के आवेश ज्ञात कर सकते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन का एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे सूखे बालों में कंघी करते हैं, तो उसमें सूखे बालों पर तो आ जाता है धनावेश और कंघे पर आ जाता है ऋणावेश। इसी प्रकार से घर्षण के कारण ही एरोप्लेन पर आवेश आ जाता है, और यही कारण है कि एरोप्लेन के जो पहिए होते हैं, टायर होते हैं, वो थोड़े से अल्पचालक रबड़ के बनाए जाते हैं। जैसे ही वो पृथ्वी पर लैंड करती है, उतरती है, तो सारा का सारा आवेश भूमि में स्थानांतरित हो जाता है। इसी प्रकार से जो ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं ट्रक, उनसे धात्विक रस्सी बांध करके सड़क पर छोड़ दी जाती है, तो जैसे जैसे आवेश उत्पन्न होता है ट्रक पे, वो हाथों हाथ भूमि में स्थानांतरित हो जाता है और अपन सेफ है। अदरवाइज उसमें चिंगारी से आग लगने की संभावना हो सकती है। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि बादलों में भी आपस में घर्षण के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है और उसी से बिजली कड़कती है। ये घर्षण का एग्जाम्पल है। आवेश के गुणधर्म, आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, यहां तक क्लियर होगा सबको। आवेश के गुणधर्म, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं आवेश की, देखिए। योज्यता, योज्यता गुणधर्म क्या कहता है कि आवेश को जोड़ा जा सकता है, तो योग कर सकते हैं। तो आवेश का कौन सा योग होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी कंफ्यूज रहता है कि योग का यहाँ पर क्या मीनिंग है। जो मैं बता रहा हूँ, योग है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण, एक होता है बीजगणितीय और एक होता है सदिश। 3 प्रकार का योग है। तो यहाँ पर आवेश है वो अदिश राशि है, परंतु इसका मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, तो आवेश का बीजगणितीय योग होगा। मतलब किसी निकाय का आवेश ऐसे होगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3।
आवेश को अपन डायरेक्टली जोड़ते जाएंगे, जो मान प्लस में पुट करते जाओ, जो माइनस में पुट करते जाओ। यहाँ पर ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आवेश का ऐसा मात्रक जो कूलाम है वो एक बड़ा मात्रक है, तो साधारणतया इसके पूर्व लग्न लगा करके मात्रक काम में लिए जाते हैं। जैसे मिली कुलाम हुआ, एक मिली कुलाम इक्वल्स टू 10⁻³ कुलाम, एक माइक्रो कुलाम इक्वल्स टू 10⁻6 कुलाम, एक नैनो कुलाम इक्वल्स टू 10⁻9 कुलाम। इस प्रकार से आवेश का मान आपको दिया हुआ, तो ये योज्यता का गुण धर्म आवेश को मतलब अपन जोड़ सकते हैं। दूसरा, आवेश का क्वांटीकरण। यहां पर एक वर्ड है क्वांटा। तो क्वांटा का अर्थ होता है बंडल या पैकेट। बंडल या पैकेट का शाब्दिक अर्थ क्या है कि जिसका विभाजन संभव नहीं हो, जो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में रहे। जैसे आपके अटेंडेंस रजिस्टर, राशन कार्ड आदि में संख्या 26, 25 अटेंडेंस रजिस्टर में ये आपके रोल नंबर होंगे। कभी भी रोल नंबर ये नहीं होंगे 26.5, 37.2, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही राशन कार्ड में हमेशा क्या होगा 1, 2, 3, ऐसा थोड़ी। छोटा बच्चा है तो राशन कार्ड में लिख दिया पहले से 3 मेंबर हैं तो 3.5, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है। हमेशा क्या होगा क्वांटा के रूप में होगा। 3 के बाद 4 ही होगा, 5 के बाद 6 ही होगा। वो क्वांटा या बंडल के रूप में, जिसमें पूर्ण गुणज के रूप में ही मान बढ़े, तो क्वांटीकरण प्रकृति है इसकी। तो किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश का मान ये रहेगा Q बराबर प्लस माइनस एन ही। एन का मान 1, 2, 3 इस प्रकार से होगा, और इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यदि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहाँ पर 2 रखिएगा एन का मान, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो 3 रखिएगा। इस प्रकार से अपन किसी भी वस्तु पर आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि ग्रहण कर रहा है तो ऋणावेश आ जाएगा, और यदि त्याग रहा है तो धनावेश आ जाएगा। क्वांटीकरण आवेश की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यही कारण है अपन अधिकांशतः भौतिक राशियों को उनके इंग्लिश का जो नाम होता है उसके फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फोर्स को एफ से लिखते हो, वेलोसिटी को वी से लिखते हो, लेकिन चार्ज को क्यू से लिखा जाता है क्योंकि इसकी क्वांटाइजेशन जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से। तो ये इसकी बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन बन गए। एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने होंगे। क्यों, ऐसा क्यों? देखिएगा यहाँ पर एक, इसकी जगह 1 रख देंगे, बराबर n इंटू 1.6 × 10⁻19। n की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1/6, 1.6 × 10⁻19। इसको सोल्व करेंगे तो 6.25 × 10⁻18। तो देखो क्या होगा, यदि वस्तु के ऊपर एक कूलाम धनावेश है तो इतने प्लस एक कूलाम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन त्याग दीजिएगा, और अपन को उत्पन्न करना है वस्तु पर एक कूलाम ऋणावेश उत्पन्न करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो त्यागने या ग्रहण करने के अनुसार धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न करेगा। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश एक संरक्षित राशि है। बहुत बार ऐसा लिखा होता है आवेश एक संरक्षित राशि है, लेकिन इसमें भी कंफ्यूज रह जाता है। पहले बात तो ये संरक्षण नियम ये सदैव निकाह पर लागू होंगे।
सदैव निकाय पर लागू होंगे, वस्तु पर लागू नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। संरक्षण नियम और भी आगे आएंगे। आवेश संरक्षण अपन पढ़ रहे हैं, संवेग संरक्षण होगा, कोणीय संवेग संरक्षण होगा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण होगा, कुल ऊर्जा संरक्षण होगा, बहुत सारे संरक्षण नियम होते हैं। सारे के सारे संरक्षण नियम किस पर लगते हैं? निकाय पर, वस्तु पर नहीं लगते। क्यों? क्योंकि एक ही निकाय में दो या दो से अधिक वस्तु होती हैं, तो दोनों वस्तुओं का कुल आवेश की चर्चा होती है, एक के या अकेली बी वस्तु के आवेश की चर्चा नहीं होती है। तो निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, इसे आप न तो उत्पन्न कर सकते और नहीं नष्ट कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर केवल स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी 4 प्रॉपर्टी हो गई, गुणधर्म हो गए। चौथा क्या है? निश्चरता का नियम। ये क्या कहता है कि आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं। कोई वस्तु स्थिर है और उस पर मान लीजिएगा 10 माइक्रोकूलम आवेश है और वो वस्तु किसी भी वेग से गतिशील हो जाए तो उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही आवेश उसके ऊपर बना रहेगा। इसको बोलते हैं अपन आवेश निश्चरता का नियम। क्यों अपन ने ये पॉइंट यहाँ पर क्यों पढ़ा? क्योंकि आवेश की तुलना की जाती है द्रव्यमान से, तो द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है। इसको अपन आइंस्टीन का अपेक्षिता का सिद्धांत, जिसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ते हैं, उसमें आता है। आवेश की द्रव्यमान से तुलना और भी कर सकते हैं, एक पॉइंट और आता है, उसको भी मैं बता देता हूँ यहीं पर, कि किसी भी वस्तु पर बिना द्रव्यमान के, किसी भी वस्तु पर बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। बिना द्रव्यमान के आवेश असंभव। इसका उल्टा, बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। और जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया ये, तो ये हुए आवेश के गुणधर्म। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, जबकि परमाणु के तीनों कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से सबसे भारी है कौन? न्यूट्रॉन। द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है उसके ऊपर। कूलॉम का नियम। इस प्रकार से दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, Q1 और Q2। ये दोनों एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया बल लगाते हैं। एक वर्ड आया अन्योन्य, बहुत जगह ये वर्ड रिपीट होगा फिजिक्स में। अन्योन्य का अर्थ होता है एक दूसरे के कारण। पहला दूसरे पर बल लगाएगा तो दूसरा भी उसके ऊपर बल लगाएगा, इसको बोलते हैं अपन अन्योन्य क्रिया बल। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r, तो दूसरा इसके ऊपर बल लगा रहा है F12। 1 2 को पढ़ा जाएगा 1 पर 2 के कारण बल। ये इधर हो गया F21, 2 पर 1 के कारण बल। बल का परिमाण, तो कूलॉम क्या कहता है? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको,
और आर कैप की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/4πε0। एकांक सदिश होता है सदिश बट्टा सदिश का परिमाण, तो परिमाण है तो इसको पावर को मैं एक साथ लिख देता हूँ, ये 3 पावर हो जाएगी और ये आ जाएगा वेक्टर। यहाँ पर है एकांक सदिश। एकांक सदिश हमेशा किसी भी अदिश को सदिश में कन्वर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, मतलब ये उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो एकांक सदिश की दिशा होगी सदैव आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इसके डायरेक्शन होगी। मतलब या तो इस रेखा के अनुदिश इधर हो गया या इस रेखा के अनुदिश इधर हो गया। ये बल कभी भी जैसे इस डायरेक्शन में इधर कभी नहीं लगेगा, केवल इसकी ये डायरेक्शन संभव होंगी। नेक्स्ट, इसमें 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। ये अपन ने यहाँ पर एक समानुपाती स्थिरांक लिया है, तो k इक्वल्स हुआ 1/4πε0 और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। दूसरा, निर्वात की विद्युतशीलता वो कौन है, ε0, ये हो गया 8.85 × 10⁻12 और ये इसका मात्रक हो जाएगा उल्टा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तीसरा, ये बल निर्वात की उपस्थिति में मैक्सिमम लगता है, तो आवेशों के बीच में यदि निर्वात है तो बल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना, तो F12 इक्वल्स टू -F21, इसका मीनिंग हुआ दोनों आवेशों पर परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत बल लगता है। F12 इक्वल्स टू -F21 कैसा बल है, संरक्षी बल है। संरक्षी बल क्या कहता है कि इस बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको डायरेक्टली बोल देते हैं कि संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करता है। गलत। बल को परिभाषित करने के लिए आपको कार्य की हेल्प लेनी है कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये केंद्रीय बल है। कैसा बल है, केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम कौन सा होगा, F समानुपाती 1/r²। सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूँगा, जैसे जैसे चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, केवल आप कंटिन्यू जुड़े रहें। संरक्षी बल है, केंद्रीय बल क्या होगा, जहाँ भी ये चैप्टर में आएंगे और डीपली अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। केवल यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बल जो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करें। तीसरा, F12 तथा F21 पर Q3 का कोई प्रभाव नहीं। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर उनके बीच में अपन यहाँ पर कोई तीसरा आवेश रख दें तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये Q1 है, ये Q2 है और यहाँ पर अपन ने Q3 रख दिया तो ये इसके ऊपर बल नहीं लगाएगा। दैट इज रॉन्ग। बल लगाएगा, Q3 Q1 पर बल लगाएगा, लेकिन इनके दोनों के बीच में जो पहले से बल लग रहा था F12 या F21, इसके ऊपर इस F13 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक एक्स्ट्रा बल और लग जाएगा Q3 के कारण Q1 पर, लेकिन जो पहले से बल लग रहा है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी मैंने कहा निर्वात दोनों के बीच में हो, आवेशों के बीच में, तो ये बल मैक्सिमम लगता है। इसका मतलब हुआ कि माध्यम का प्रभाव पड़ता है। दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल पर माध्यम का प्रभाव
पड़ता है। क्यों? यदि गुरुत्वाकर्षण बल से इसकी तुलना की जाए तो उसमें यह अंतर आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल है उसके ऊपर माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए उसको कंपेयर करते हुए मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ। 7वां पॉइंट, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश मतलब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो वो करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित। विजातीय आवेश, एक प्लस हो और एक माइनस हो तो वो एक दूसरे को करते हैं आकर्षित। अब यहां पर एक छोटी सी कंडीशन और है जो अपने आवेश के गुण द्रव्य में पढ़ा है पहले। प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण कोई वस्तु जो आवेशित है वो उदासीन वस्तु को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है प्रेरण के कारण। तो आकर्षण में दो कंडीशन होगी, विपरीत प्रकृति को भी वस्तु आकर्षित करेगी और उदासीन वस्तु को भी आकर्षित करेगी, लेकिन प्रतिकर्षण तभी करेगी जब दोनों आवेशों पर कैसा हो, प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो। तो इसका यथार्थ परीक्षण जो अपन बोलते हैं रियल टेस्ट, यथार्थ जो परीक्षण है वो प्रतिकर्षण है। यथार्थ जो परीक्षण है वो कौन है? प्रतिकर्षण है। नेक्स्ट, यदि दो इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पर रखे हुए हों तो उनके मध्य कौन सा बल लगेगा? यह आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, सारे सोचें। यदि दो इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पर रखे हों तो उनके मध्य कौन सा बल लगेगा? 99% स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि ये तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हमको पहले से याद है कि इलेक्ट्रॉनों पर समान आवेश है और वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम भी पढ़ चुके हैं। वो क्या कहता है कि द्रव्यमानों के कारण उनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। तो ध्यान दें, यदि दो इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पर रखें तो उनके मध्य आकर्षण भी लगेगा और प्रतिकर्षण भी लगेगा। अपन बात करें एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये स्थिर विद्युत बल है वो इस गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत प्रबल होगा और इसका अनुपात ये आएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कुछ दूरी पर रखें तो उनके बीच में लगने वाले स्थिर विद्युत तो कौन सा होगा बोलो? ये तो होगा प्रतिकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण ये अपने आप नाम से क्लियर है, कौन सा होगा? आकर्षण बल। ये इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो कूलाम का नियम है उसमें मुख्य बिंदु कौन से हैं, इस बल पर किन का प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसमें। यदि किसी निकाय में अपन ने अभी तक तो दो आवेशों की बात की, इसकी जगह दो से अधिक आवेश हों तो यहाँ पर बल का अध्यारोपण का सिद्धांत लग जाता है। बल का अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? सदिश योग। जैसे मान लीजिएगा ये कोई Q1 चार्ज है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, तो इस Q1 पर लगने वाला कुल बल ये होगा F12 प्लस F13 प्लस F14। इसको मान लीजिएगा अपन ने F1 कहा है, 1 पर इन अन्य के कारण लगने वाला बल इस प्रकार से होगा। F12 का मतलब 1 पर 2 के कारण, F13 का मतलब 1 पर 3 के कारण, F14 का मतलब 1 पर 4 के कारण। इस प्रकार से अपन इस अध्यारोपण के सिद्धांत से इस पहले आवेश पर लगने वाले कुल बलों का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट यहां पर आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। या इसका दूसरा नाम है परावैद्युतांक। इसको
कई जगह कैपिटल के से भी लिखा होता है और एप्सिलॉन आर से भी लिखा होता है। और ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम की जगह बहुत सी जगह एप्सिलॉन ही लिखा होगा डायरेक्टली इस प्रकार से, और ये निर्वात की तो एप्सिलॉन नॉट रहेगी, निर्वात या वायु की। माध्यम की विद्युतशीलता कि जब भी अपन को जरूरत पड़ती है तो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या के की जगह एप्सिलॉन आर अपन यूज ले सकते हैं। धातुओं का पराविद्युतांक, धातुओं का जो पराविद्युतांक है वो होता है एप्सिलॉन आर बराबर अनंत। सोना चांदी लोहा जो भी है धातुएं, उनका पराविद्युतांक है वो अनंत होता है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अपन ने क्या पढ़ रखा है, F इक्वल्स टू 1 अपॉन, यदि माध्यम होगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, निर्वात होता तो नोट आ जाता, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसकी जगह वैल्यू पुट करो, ये रहा एप्सिलॉन नोट इंटू के की वैल्यू पुट करो अनंत। तो यदि दो आवेशों के बीच में अपन ने कोई भी धात्विक प्लेट रख दी, इस प्रकार से Q1 और Q2 के बीच में कोई भी धात्विक प्लेट रख दी, तो उनके बीच में लगने वाले बल का आंसर आएगा ये। यहां तक क्लियर सबको? खास बात क्या है कि एप्सिलॉन आर या पराविद्युतांक का जो मान है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसकी वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, मतलब 1 से ज़्यादा है तो क्लियर ही है क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक होगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, 1 से ज़्यादा है तो इसका क्या अर्थ हुआ, यहाँ देखिएगा कि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो जितना अधिक पराविद्युतांक का पदार्थ दोनों आवेशों के बीच में रखेंगे बल उतना ही कम होता जाएगा। तो के की वैल्यू मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू, एप्सिलॉन आर या के बढ़ेगा तो एफ माध्यम की उपस्थिति में जो बल है वो क्या होगा, घटेगा। इसको अपन दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं। यहाँ से देखिएगा, इसको अपन लिख देंगे एफ माध्यम। तो एफ माध्यम बराबर इसको पूरे को यदि के को छोड़ दूं तो ये हो गया एफ निर्वात। तो एफ निर्वात बट्टा के, तो के की दूसरी वैल्यू आ गई के बराबर एफ निर्वात बट्टा एफ माध्यम। बहुत सी बार ये भी कंफ्यूज कर देता है। कैसे कंफ्यूज कर देता है, देखें, जब आप इसको विद्युतशीलता से एक्सप्लेन करेंगे तब तो ऊपर आएगा माध्यम की विद्युतशीलता, और जब आप इसको बल से एक्सप्लेन करेंगे तब आएगा निर्वात में लगने वाला बल। निर्वात वर्ड ऊपर है, इसमें माध्यम वर्ड ऊपर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। छोटे छोटे क्वेश्चन नेवी एयरफोर्स एनडीएमई इसमें खूब बनते हैं। सारी चीज़ें अपन क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। E इक्वल्स टू होता है लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F अपॉन Q नॉट। सदिश रूप में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल उसको अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र है E है, वो कौन सी राशि हुआ, सदिश हुआ। यहां से इसका ऐसा ही मात्रक आएगा न्यूटन बट्टा कूलम, या कई बार ये हो जाता है वोल्ट पर मीटर। जो आगे वाले विद्युत विभव के चैप्टर हैं उनमें अपन ये यूज लेंगे, वोल्ट पर मीटर। यहाँ से इसकी डायमेंशन विमा आ जाएगी M1 L1 T-2, ये तो बल की विमा हो गई,
और इसको डिवाइड कर देंगे a1 t1 से, तो ये हो गया t-3 और ये हो गया a-1 विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को साधारणतः समझे कैसे? ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर का ये वाला ये क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर उस दूसरे आवेश को या तो ये आकर्षित करे और या प्रतिकर्षित करे, उसको अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र। या तो आकर्षित करे और या प्रतिकर्षित करे, उसको अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ये जो फॉर्मूला है वो विद्युत क्षेत्र का परिमाण देता है, जिसको अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देगा। साधारणतः अर्थ होता है जिस क्षेत्र में आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। इसी से किसी आवेश के ऊपर लगने वाले बल का मान ज्ञात किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाले बल का मान होता है F = Q × E। अभी अपन ने देखा कि आवेश होते हैं दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। तो यहाँ पर ये बल है, उसका परिमाण तो हो गया दिशा, तो +Q के लिए ये जो बल है वो E की दिशा में लगता है, और -Q के लिए E के विपरीत विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल, ऋणावेश के ऊपर बल है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। यहां पर अपन देखेंगे इस बल के कारण आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको 8-10 क्वेश्चन एक डायग्राम से कराने वाला हूं। बताऊंगा भी कौन सा इसमें एयरफोर्स नेवी में आया हुआ है क्वेश्चन, तो देखिएगा। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये कोई एक धनावेश इसमें प्रवेश कर रहा है, ये इधर कोई एक ऋणावेश प्रवेश कर रहा है। इसमें इधर से भी ले सकते हैं, ये धनावेश प्रवेश कर रहा है, ये ऋणावेश प्रवेश कर रहा है, और ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेक्टर ये आ गया। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। एक तो उसका पथ बताएगा, दूसरा क्वेश्चन है उसमें आता है वेग पर प्रभाव, मतलब उसका वेग बढ़ेगा या घटेगा। केवल इतना ही आंसर देना है। दो आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश कर रहे हैं, दो आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री पर प्रवेश कर रहे हैं। दो आवेश इसमें 90 डिग्री पर लंबवत प्रवेश कर रहे हैं, तो ऋणावेश इधर प्रवेश कर रहा है और ये धनावेश प्रवेश कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन कि जब कोई धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो यह आवेश इधर ही तो जाना चाह रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसके ऊपर बल लगता है तो उसके वेग में वृद्धि हो जाती है। तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग बढ़ेगा। लेकिन इसका पथ कैसा बना रहेगा? सरल रेखा ही बना रहेगा। इसका अपोजिट उधर कर लेते हैं। यदि 180 डिग्री पर प्रवेश करता है तो इसके ऊपर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो आवेश तो आ रहा है इधर और बल लगेगा इधर, तो उसके वेग को कम कर देगा। तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग घटेगा, लेकिन पथ है वो अब भी कैसा बना रहेगा? सरल रेखा बना रहेगा। ये 11th का कंसेप्ट है कि किसी भी गतिशील पिंड का पथ तभी परिवर्तित होता है जब उसके ऊपर लगने वाला बल उसके पथ की दिशा में नहीं है। मतलब या तो 0 डिग्री पर नहीं है और या 180 डिग्री पर नहीं है, इसके अलावा जो बल लगेगा वही उसके पथ को चेंज करेगा। 0 डिग्री या 180 डिग्री पर लगने वाला बल उसके पथ को कभी भी चेंज नहीं करेगा।
तो इसका भी पथ कैसा रहेगा, सरल रेखा ही रहेगा, ये सरल रेखा ही रहेगा। ये ऋणावेश इस प्रकार से प्रवेश कर रहा है, इसके ऊपर विद्युत बल है वो अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा, तो इसके वेग को क्या कर देगा, ये घटा देगा। यह आवेश इधर ही जाना चाह रहा है और जो विद्युत बल है वो भी इधर ही लग रहा है, ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इधर, तो इसके वेग को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, तो वेग बढ़ेगा। यहां तक तो यह आवेश सीधा प्रवेश करेगा, ये भी और ये भी। अब इसके ऊपर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इधर बल लगेगा, तो यह आवेश इधर मुड़ जाएगा। तो इनका पथ हुआ परवलयाकार। इसमें वेग के दो घटक लिए जाते हैं, तो वेग का दोनों का एक ही आंसर होगा। वेग का क्षैतिज घटक अपरिवर्तित रहेगा और वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है वो परिवर्तित होगा। वेग का क्षैतिज घटक अपरिवर्तित रहेगा, केवल वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है वही चेंज होगा। तो एयरफोर्स में ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि जब कोई धनावेश विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो कंफ्यूज करने वाला है। अपन जब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो ये इससे अलग आएगा। क्लियर होगा सबको? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देख लो, 4 ही हो गए, 4 ये इधर क्वेश्चन बन गए और यही 3-4 क्वेश्चन ऊपर की ओर से, तो इसमें 10-11 क्वेश्चन इसमें बन चुके हैं।